आज हमारे बीच हैं मौजूद हैं देश के जाने माने शायर वसीम बरेलवी जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, हमारा आपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके बारे में ऐसे क्या कहा जाए, सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा सर कि आपने एक प्रयास किया था हिंदी कविता और शायरी के बीच में सामंजस्य बनाने का, और आप कहीं हद तक सफल भी हुए। अब आपको क्या लगता है, नई पीढ़ी में ऐसा कौन शायर है या गीतकार है जो ये प्रयास कर रहा है कि हिंदी और उर्दू की में एक सामंजस्य बनाया जाए और उसके बीच में एक पुल बनाया जाए? देखिए, अब वो ऐसा ऐसा वातावरण बन चुका है। 70 में ये कोशिश 70 के आसपास शुरू हुई थी और उन कोशिशों में उसकी अगुवाई कर रहे थे हमारे नीरज जी। उनकी सरपरस्ती हमें आती थी, हमारे बुजुर्ग से बड़े थे। और उस ज़माने में अगर आपको याद हो या अगर आपकी उम्र से पहले का मामला हो तो सुना होगा आपने ज़रूर भारत भूषण जी, सोम ठाकुर जी और कुंवर बेचैन साहब जी और उदय प्रताप जी, जी और उधर अगर आप नज़र डालें तो रमानाथ अवस्थी जी, जी और इधर बेगम साहिब साहब, कृष्ण बिहारी नूर साहब, बशीर बद्र साहब, फिर बाद में कभी रंग साहब रंग भी थे। हाँ, तो ये तमाम लोग जो थे हमसे पहले के दौर में बिल्कुल उर्दू और हिंदी जो थे दो खानों में बटे हुए थे। यानी कभी हमें इत्तेफाक अगर हो जाता था तो कभी अगर ऐसा लफ्ज़ भी बोल दिया गया कि जो उस मुआशरे के खिलाफ होता था तो नज़रें उठती थी कि भाई लोग बड़े उससे देखते थे कि ये आप क्या कर रहे हो। लेकिन क्या हुआ कि जब हमने इसमें दाखिल हुए, इसकी दुनिया को देखा, लोगों से मुलाकातें हुई और हमने देखा कि शायरी सुनने के लिए लोग कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, रातों को आ रहे हैं, जाग रहे हैं, ठंड में बैठे हुए हैं, ऊपर से शबनम गिर रही है, ओस गिर रही है, उसमें बैठे हुए हैं। तो लगा कि यार ये लोग कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें शिरकत हो। तो वो जो महफ़िलें बटी हुई थी उर्दू और हिंदी के खानों में, उनको फिर उनको तौसीह दी गई और ये हम सब लोगों की कोशिश रही कि कभी सम्मेलन और मुशायरे साथ-साथ हों, ताकि ऑडियंस भी बढ़े। और ज़ुबान के मामले में भी फिर ये होगा कि फिर आपको एक पर्टिकुलर ऑडियंस के हिसाब से ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगी, आपको वो ज़ुबान इस्तेमाल करना पड़ेगी जो दोनों दोनों तरफ के लोग जो है सुन भी सकें और समझ भी सकें। तो उसका बहुत असर जो था असर अंदाज़ बयान के ऊपर भी पड़ा, ज़ुबान के ऊपर भी पड़ा, और फिर एक समझिए दुनिया बनती चली गई और फिर उसके बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि आलमी पैमाने पर हिंदी और उर्दू गले मिलती हुई दिखाई देने लगी। और इस तरह की महफ़िलें अब ये कि मुरारी बापू की महफ़िलों में आप देखिए कि लंदन तक जाना हुआ, जी वहाँ जी, पर 3-4 बहुत लाख बहुत कभी बहुत मुशायरे अच्छा। हुए। तो मतलब ये कि एक ऐसी फ़ज़ा बन गई कि जो एक तरफ फ़िल्म खिदमत अंजाम दे रही थी, गज़ल गाएगी, लोगों तक पहुँचाएगी, और फिर ये कि कभी सम्मेलन में शायरों के आपसी समझ से यानी आपसी इत्तेफ़ाक से आपसी ताल्लुक़ की बिना पर ये हुआ कि सामईन बढ़ते चले गए। और अब तो ऐसा वक़्त आ गया है कि कोई एक तरफ होके रह ही नहीं सकता। लिहाज़ा आज के जो शुअरा कोशिश कर रहे हैं, उनके ज़हन में पूरी तरीके से ये कि हमारा ऑडियंस क्या है। उस ऑडियंस के लिए मेरा मानना जो है कि वो किसी का अंग्रेज़ी में एक जुमला है कि व्हेन द हार्ट इज़ फुल द वर्ड्स आर फ्यू। जब आपका दिल भरा होता है तो शब्द आपके बहुत कम होते हैं। गज़ल में ये बहुत बड़ी ख़ुसूसियत है कि कम से कम शब्द हो, बड़ी से बड़ी बात कर सकते हैं। तो आप वो दोहे से लेकर और गज़ल तक आ जाइए, इनमें वही शायर अहद-साज़ शायर बने हैं, उन्होंने ज़माने को वो रास्ता दिखाया है, जिन लोगों ने आसान ज़ुबान के अंदर बड़ी बातें कहने की कोशिश की। बड़ी कोई मामूली कोशिश नहीं होती है, ये ऊपर वाले की कृपा होती है, ऊपर वाले का करम होता है, तो जो आपको ऐसी सादा ज़ुबान में बड़े ख़यालात पेश करने की इजाज़त दे देता है या आपको ऐसी सलाहियत दे देता है कि आप उसको पेश करें। अभी जो आपके टाइम में या 70 के दशक की आपने जैसे बात की कि बड़े मीनिंगफुल सॉन्ग्स आते थे, मायने होते थे, अब बड़ी फुअर आ गई है, अब रैप म्यूज़िक और कई सारी चीज़ें हो गई हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इसको देखने के लिए तो हम खामोश तमाशाई हैं, हमारा कोई हो ही नहीं वहाँ। लिहाज़ा हम और आप देख ही सकते हैं। ये फ़िल्म इंडस्ट्री
में जिस तरह के गाने लिखे गए जैसे बड़े बड़े गीतकार हुए और उनमें देखिए इस आप सिर्फ इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस दौर के जो लिरिसिस्ट थे जिस तरह जी, का मजरू सुल्तान शरद जी। जी मजरू से शकील बदायूं जी, साहिल जी। साहिल जी, लुधियानवी जी। साहिल लुधियानवी आनंद बख्शी जो साहब। आनंद बख्शी साहब अपनी शर्तों के ऊपर मतलब भी उनकी नज़में हैं जो कि वहाँ पर सिचुएशन पैदा की गई थी और उनकी जो डायरेक्टर्स हैं, नज़मों प्रोड्यूसर्स हैं, इस तरीके के हैं, वो इन चीज़ों को आप किसी मायने आदमी देते को हैं। प्रॉब्लम क्या होगी कि आपने ज़िंदगी को उन सारी मासूमियतों से दूर कर दिया। आज का माशरा जो है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए तेज़ रफ्तार है, हवा में बातें करने के लिए तैयार है, कदम ज़मीन पर रखने को तैयार नहीं है। तो उस दौर की शायरी से कुछ लेने के लिए वो लोग होते थे जो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते थे। अब आज बिल्कुल आप खला में साथ दे रहे हैं, हवा में साथ दे रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बल पर, तो आपकी ज़मीन पर तो पाँव ही नहीं। जी। ज़मीन पर पाँव रखने से ही आपको आपके सारे संस्कार जो हैं वो शायरी के अंदर मिलते हैं, सुनने वाले के भी सुनाने वाले के। तो वो फ़ज़ा जब तक नहीं आएगी वहाँ पर वो शायरी नहीं समझी जा सकती जो उस ज़माने के लोग करते हैं। अब आज मैं किसी के बारे में इसलिए नहीं कहता कि उनके बाज़ार के तकाज़े, अब गानों की ज़रूरत ही कहाँ महसूस की जा रही है। अब तो एक्शन पैक्ड फ़िल्में आ रही हैं, उसके अंदर गाने का कहीं तो हद ये है कि आप समझिए कि इतने दिन हो गए जगजीत जी को गए हुए, अभी तक कोई ऐसी आवाज़ नहीं फ्रेश आई आवाज़ है, नहीं आई। अभी ऐसी आवाज़ नहीं आई नहीं है आई, नहीं। कि जो वो बेस दे सके बेस गज़ल नहीं है। को। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। लता जी कभी अभी भी महसूस होती है कि शो अरे ऐसी जो लोग अपनी आवाज़ों से इस पूरे क्या कहें हिंदुस्तान की पूरी फ़ज़ाओं के अंदर घूमते हैं और उन आवाज़ों आज के भी साथ तरसते हैं। आज भी उनके गाने जो है आपके कदम रोक देते हैं कई तरह के। मैं अभी इसके बाद आपको कहूँगा, अभी मेरे पास एक वो आया है अ, किसी ने गज़ल गाई है, क्या खूबसूरत गज़ल गाई है, वो हैदराबाद के साहिबा हैं, उन्होंने क्या उम्दा गज़ल गाई। तो अगर इस तरह की आवाज़ें उभर कर आ जाएँ तो मैं समझता हूँ कि उसको फिर अपने गज़ल को गायक मिल जाएँगे और गायकी को गज़ल मिल जाएगी। सर आज हाथरस के बहुत मशहूर कवि हैं, कवि रहे काका तहसील पद्मश्री। आज उनका पुण्यतिथि भी है और इनका जन्मदिन भी है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन्होंने जिस ज़माने में कविता की, उन्होंने हर तरह की कविता की, लेकिन वो पहचाने गए अपनी उस हास और व्यंग की कविताओं में। मतलब बड़े मन के अच्छे और साफ आदमी थे और हम वो बहुत छोटे थे उनके सामने, तो हमने यही पाया कि उन्होंने हमेशा सरपरस्ती का हाथ सर के ऊपर रखा और उनकी चेतना इतनी ज़बरदस्त थी कि समाज से इतने बाखबर थे कि वो हँसाने के साथ साथ भी उनका व्यंग था वो चुटीला होता था, दिल पर असर करता था और ऊपर वाले ने उनकी इतनी मकबूलियत इतनी लोकप्रियता दी थी कि वो जिस वक्त पढ़ते थे तो वो संगीत की भी बड़ी नॉलेज थी। नॉलेज नहीं, नॉलेज तो उन्हें संगीत के नाम से उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी। शायद की भी नॉलेज बहुत अच्छी थी और बहुत खुले मन के इंसान थे। सबसे बड़ी बात है जो बुजुर्गों में एक सरपरस्ती का जज्बा होना चाहिए वो उनके पास था। उससे हम बहुत प्रभावित थे और बहुत छोटे होने के बावजूद वो जितनी अहमियत देते थे और उस ज़माने में जो भी छोटा मोटा कह रहे थे उसको जितनी सरपरस्ती मिलती थी, प्रोत्साहन मिलता था। तो ऐसे तो बुजुर्ग याद आते हैं जब वो आपको उस स्टेज के ऊपर प्रोत्साहित करते हैं जब आपका बनने का पीरियड होता है। तो ऐसे बुजुर्गों का अगर सरपरस्ती का हाथ सर में रखा जाता है तो जब कभी आप ज़िंदगी में भूल नहीं पाते हैं। आप ऊपर वाले चाहे कोई मकाम चुने, जी, जी। तो इसी तरह की वो अमर हो जाते हैं, वो भूल कर नहीं इस सकते। तरह की शख्सियत थे हमारे। सर आखिर में हमारा हाथरस के दर्शकों के लिए कुछ अपना कुछ पसंदीदा शेर या ऐसे कोई हो थोड़ा सा पेश करने के लिए। हाँ जी, मैं सुना देता हूँ आपको कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, बहुत सुंदर। आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है भूल जाता है ज़मीं से नजर आता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नजर आता है। और इसमें शेर है कि जो भी आता है वो अपनी तरह बहलाता है। अब इस कब तो आप समझेंगे जो आप पत्रकार हैं, कलमकार हैं, हमारी फौजी के हैं कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है भूल जाता है ज़मीन से ही नजर आता है। जो भी आता है वो अपनी तरह बहलाता है, जो भी आता है वो अपनी तरह बहलाता है।
प्यास का दुख है कि बढ़ता ही चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यास का दुख है कि बढ़ता ही चला जाता है। इसका एक अच्छी शेर सुना रहा हूँ कि शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है सर। तो बहुत ये सुंदर, हाल बहुत हुआ सुंदर, है बहुत कि सुंदर। नजर आता है। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। पर आपके अंदर मौसीकी जो शुरू से ही है या आपको नहीं, कहाँ से मुझे गॉड गिफ्ट पैदाइशी मिली, गॉड गिफ्ट मिली? कहीं सीखी। पिताजी, दादाजी के, या आपके कोई गॉड फादर रहे? मेरे फादर शायर थे मोहतरम नसीम मेरा दवाली साहब, और हमारी भी बहुत अच्छी थी, तो शायद उससे पैतृक मैंने आपको गुण मिले। इनहेरिट किया मैंने। लेकिन सीखा जो है पढ़ने का अंदाज से लेकर और जो भी छोटा मोटा मैं पढ़ लेता हूँ वो सब नेचुरल है, मतलब कहीं तो सीखा है। और इसलिए शायद आपको अलग सा भी होता है, बहुत कुछ अलग सा लगता है कि आखिरी शेर है इसका कि प्यास का दुख है अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। तू ही चाहे कि मुझे रोक ले बढ़कर वरना, तू ही चाहे कि मुझे रोक ले बढ़कर वरना, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता। क्या बात है। आपके कोई आगामी प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ फिल्म्स वगैरह? जी हाँ, इधर तो हमारे थोड़ा बताइए इसके बारे में दर्शकों को। बड़ी बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं आपके। क्या किताब भी आ रही है नई, नाम बताइए। आंसू बोल, आंसू बोल, आंसू भी। और रेपता मेरे पूरे कलेक्शन का इंतजाम कर रहे हैं, और अमेज़न वगैरह पे उपलब्ध है? वो अभी तो एड दे रहे हैं, अभी आजकल तैयारी में है, तो मुझे एक हफ्ता बैठ के काम करना है। अच्छा, जल्दी फाइनल हाँ, स्टेज पे। जल्दी और फिल्म्स में सर, फिल्म्स में या कोई फिल्म से तो मेरा कभी जवान में तो सर अब वो तो आपका देखिए ऐसे तो अब बहुत ही फिल्मों वो शेयर लिया गया, जहाँ रहेगा कहीं, जहाँ रहेगा वहीं रोटी उठाएगा, किसी तरह का अपना मौका नहीं होता। या अभी आपके डायरेक्टर इन्होंने वो शेयर बोले भोजपुरी की जो है ना अभी अभी भी है हमारे यहाँ से रवि किशन जी। हैं रवि किशन। रवि किशन जी। गोरखपुर साहब। तो अभी हाल में ही उन्होंने रवि किशन जी बहुत ही सलीके के आदमी हैं, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छे। तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है, हाँ, साफ है। थोड़ा बड़ा है वो शेर के ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा, ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा, मिलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता है, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, जो बेअमल है वो बदला किसी से नहीं लेगा। क्या बात है। सर, मन तो नहीं कर रहा आपसे बातचीत, मतलब ये मैं इंटरव्यू बंद करने का या मोहब्बत है बंद करने का। कि मैं असल में इससे बहुत बचपन भैया, और लेकिन आप सर, मैं आपका मैं क्या बोलूँ सर, मैं आपका फ़ैन हूँ, नहीं और फ़ैन के नाते मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ केवल। और ये सर यही हमारे साथ नहीं रहेगा। और आपका हक है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके